नमस्ते बच्चों, आज हम आपके जो चैप्टर नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी उसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पहले पार्ट में हमने वनों के बारे में अध्ययन किया। इसमें हमने भूमध्य सागरीय वन देखे, शीतोष्ण पर्णपाती वन देखे। आगे आ जाते हैं आपके शंकुधारी वन। शंकुधारी वन, शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन जो कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च जो अक्षांश है, उच्च अक्षांशों में 50 डिग्री से 70 डिग्री तक जो है वो पाए जाते हैं। इन्हें जो है टैंगा वन भी कहते हैं। इन्हें टैंगा वन भी कहते हैं। इन्हें टैंगा वन भी कहते हैं। शंकुधारी वन जिसका दूसरा नाम आ जाएगा टैंगा वन। टैंगा वन इनको कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय के प्रचुर मात्रा में देखा था और ये नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। टैंगा वन जो है सदाबहार व नरम कास्ट के होते हैं। कास्ट यानी लकड़ी। इनकी लकड़ी जो होती है वो कैसे होती है? नरम होती है और ये सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। टेंगा शब्द जो है वो है रूसी शब्द। टेंगा रूसी शब्द है। टेंगा रूसी शब्द है जिसका अर्थ है शुद्ध या अनछुआ। शुद्ध या अनछुआ। ये काफ़ी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो मानव की पहुंच से ऐसा माना जाता है कि लगभग ये जो थोड़े दूर रहते हैं, मानव आसानी से इसे प्राप्त नहीं कर सकता। इन्हें आसानी से काटा जो है वो नहीं जाता। इनका प्रयोग क्या होगा? टैंगा जो वन है या शंकुधारी वन जो है, इनका प्रयोग क्या होगा? इनका उपयोग क्या है? उपयोग कागज़ की लुगदी बनाने में, कागज़ की लुगदी बनाने, लुगदी की जो लुगदी है, लुगदी से जो है क्या बनाया जाता है? कागज़ जो बनाया जाता है, कागज़, अखबारी कागज़। अखबारी जो कागज़ है वो किससे बनाया जाता है? शंकुधारी वनों से जो उनकी लुगदी से ये बनाया जाता है। नरम कास्ट का उपयोग जो है माचिस व पैकिंग के लिए बक्से बनाए जाते हैं। और इसका उपयोग क्या है? माचिस व पैकिंग के बॉक्स बनाए जाते हैं। डिब्बे जो होते हैं पैकिंग वाले लकड़ी के, वो इन्हीं शंकुधारी वनों की लकड़ियों से बनाए जाते हैं। इनमें प्रमुख जो वृक्ष हैं, प्रमुख वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? इनमें आ जाएगा आपके चीड़, देवदार प्रमुख वृक्ष आ जाएंगे। चीड़ और देवदार के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। वन्य प्राणी कौन से पाए जाते हैं? वन्य प्राणियों की अगर हम बात करते हैं तो वन्य प्राणियों में रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू, ये मुख्य रूप से यहाँ जानवर जो है वो पाए जाते हैं। ये तो था आपके शंकुधारी वन जो कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। इन्हें टैंगा वन भी कहते हैं। टैंगा शब्द जो है रूसी शब्द है जिसका अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ होगा।
ये सदाबहार व इनकी लकड़ी क्या होती है, नरम होती है। उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, लुगदी से जो है कागज़ बनाया जाता है, जैसे अखबार छपते हैं उनका कागज़ बनाया जाता है। दूसरा माचिस व पैकिंग के बॉक्स जो वो बनाए जाते हैं। मुख्य वृक्षों में आ जाएंगे चीड़ और देवदार के। वन्य प्राणी की बात की जाए तो रजत, लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू जो है वो यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इनमें घास स्थल। घास स्थल, घास स्थल, घास स्थल में आ जाएंगे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। जिस तरह से उष्ण कटिबंधीय वन थे उसी प्रकार से उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल। तो ये भूमध्य रेखा के भी एक तरफ उग जाते हैं, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र फैला हुआ है। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इनका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर ऐसे स्थल जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। ये घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। यानी जो घास है, घास की जो ऊंचाई है, घास की ऊंचाई लगभग कितनी है, 3 से 4 मीटर। यानी घास जो है वो 3 से 4 मीटर तक जो है लंबा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। यानी उदाहरण देखेंगे तो अफ्रीका का सवाना घास स्थल वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में। यहाँ की घासें कितनी होंगी, लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंची होंगी। सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास में जो जानवर पाए जाते हैं, जानवर देखेंगे कि वन्य प्राणी कौन कौन से पाए जाते हैं। यहाँ पर वन्य प्राणी कौन कौन से पाए जाते हैं। नंबर 1 पर आ जाएगा हाथी। यहाँ हाथी पाई जाती हैं। ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण और तेंदुआ। जो ये घास स्थल है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, यहाँ पर मुख्य रूप से हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण और तेंदुआ जो वो पाए जाते हैं। मुख्य ये जानवर आ जाएंगे। कम वर्षा और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के तहत ये घास उगते हैं। इसके बाद में जाता है दूसरा शीतोष्ण घास स्थल। ये तो था उष्ण घास स्थल, इसके बाद में शीतोष्ण। नेक्स्ट आ जाएगा शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण घास स्थल तो ये मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में, महाद्वीपों के भीतरी भागों में शीतोष्ण घास के जो मैदान है वो पाए जाते हैं मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, और महाद्वीपों के जो भीतरी भाग हैं उनमें ये जो है घास के मैदान जो वो पाए जाते हैं। इनकी घास जो होती है वो आमतौर पर घास छोटी व पौष्टिक होती है। घास छोटी व पौष्टिक होती है। इनकी घास कैसी होगी, छोटी होगी, लेकिन कैसी होगी, पौष्टिकता लिए हुए होगी। आमतौर पर जो इनमें जानवर पाए जाते हैं वन्य प्राणी, यानी इन घास स्थलों में वन्य प्राणी कौन कौन से पाए जाते हैं। वन्य प्राणियों में प्रमुख आ जाएगा जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप, बाइसन और एंटीलोप।
प्रमुख रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण घास स्थल जो कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और उसके साथ में महाद्वीपों के भीतरी भागों में ये पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? घास जो है वो छोटी होती है और पौष्टिकता लिए हुए होती है। वन्य प्राणियों में जंगली भैंसा आ जाएगा, बाइसन आ जाएगा और एंटीलोप जो है वो आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियाँ, तो कंटीलेवन कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्रों में। कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? शुष्क मरुस्थल में। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है वो पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी ये कंटीली झाड़ियाँ? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत की अगर बात की जाएगी तो यह भारत में पाई जाती है राजस्थान के पश्चिमी इलाके में, गुजरात के थोड़े हिस्से में, मध्य प्रदेश के थोड़े हिस्से में और महाराष्ट्र के हिस्से में। ये पाई जाती हैं रेगिस्तान, ये आ जाएगी रेगिस्तान। रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। कहाँ आ जाएगी? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों और रेगिस्तान में पाई जाती हैं। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा वाली वनस्पति है। कंटीली झाड़ियाँ कैसी वनस्पति है? कम वर्षा व तीव्र गर्म जलवायु में ये पाई जाती है। जहाँ पर गर्मी क्या हो? बहुत ज़्यादा हो और वर्षा क्या हो? बहुत ही कम हो, वहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती हैं। विश्व के मानचित्र पर जो है अगर इनका स्थान देखेंगे तो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल आ जाएगा और रेगिस्तान, भारत का रेगिस्तान आ जाएगा। अब आ जाते हैं विभिन्न प्रदेशों में जो घास स्थल है उनको किस किस नामों से जानते हैं। विश्व के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके घास स्थलों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। पहले देखेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या घास स्थल लिख लेंगे कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें घास उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र आते हैं उनमें किन किन नामों से इनको जाना जाता है। पहला आ जाएगा पूर्वी अफ्रीका जिसमें घास स्थल को क्या नाम दिया गया है? सवाना नाम जो उसको दिया गया है। दूसरा आ जाता है ब्राज़ील में घास के मैदान जो है उनको कहा जाता है कंपोस। ब्राज़ील के घास के जो मैदान है उनको कहा जाता है कंपोस। वेनेजुएला वहाँ घास को कहा जाता है, घास के मैदानों को लानोस कहा जाता है। फिर आ जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये तो थे उष्ण, पूर्वी अफ्रीका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के तहत आएगा तो घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सवाना। यहाँ की घास जो है वो लगभग 3 से 4 मीटर ऊंची होती है। फिर आता है ब्राज़ील में घास के मैदानों को कहा जाता है कंपास और वेनेजुएला जिसमें घास के मैदानों को लानोस कहा जाता है। अब आ जाता है शीतोष्ण, इसके बाद आ जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल जिनमें सबसे पहले देखेंगे अर्जेंटीना जिसमें घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? घास के मैदानों को कहा जाता है पैम्पास कहा जाएगा। इसके बाद है उत्तरी अमेरिका में घास स्थल जो है उसको प्रेयरी उसको बोला जाता है। दक्षिणी अफ्रीका जिसमें घास स्थल को कहा जाता है वेल्ड। मध्य
एशिया, मध्य एशिया में घास स्थल को कहा जाएगा स्टेपी। घास के जो मैदान है मध्य एशिया में उनको क्या कहा जाता है? स्टेपी कहा जाता है। फिर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? डॉन। डॉन, डॉन जो है इनको कहा जाता है। तो ये तो थे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल जिनको विभिन्न नामों से जो जाना जाता है। पहला देगा अर्जेंटीना जिसमें पेम्पास कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका जिसमें प्रियरी कहा जाता है, दक्षिणी अफ्रीका जिनमें वेल्ड कहा जाता है, मध्य एशिया जिनमें स्टेपी कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया जिसमें जो है डाउन्स या डन जो है उसको कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं ध्रुवीय प्रदेशों की ओर। ध्रुवीय प्रदेश क्या होते हैं? अत्यधिक ठंडे होते हैं। ध्रुवीय जो प्रदेश है वो क्या होते हैं? अत्यधिक ठंडे। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव क्या है? अत्यधिक ठंडे प्रदेश है और यहाँ बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। अब हम किसका अध्ययन करेंगे? ध्रुवीय प्रदेशों का। ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय जो प्रदेश हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की बात करेंगे तो ये वे स्थान हैं जो क्या होते हैं? ध्रुवीय प्रदेश अत्यधिक ठंडे होते हैं। अत्यधिक ठंडे होते हैं। अत्यधिक क्या होंगे? ये ठंडे होंगे। यहाँ पर वनस्पति जो है, यहाँ वनस्पति ग्रीष्म ऋतु में, यानी ग्रीष्म ऋतु वैसे तो नहीं रहती लेकिन थोड़ी जब गर्मी आती है तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। यहाँ वनस्पति ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं, विकसित होती हैं। यहाँ की जो वनस्पति है वो जब ग्रीष्म ऋतु आती है उसी समय विकसित होती हैं। और प्रमुख जो वनस्पति हैं आगे लिखेंगे, यहाँ केवल काई, लाइकेन व छोटी झाड़ियाँ ही विकसित हो पाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होगी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ये विकसित कब होती हैं? यह अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु में विकसित होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? टुंड्रा। इन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। यानी ये जो ध्रुवीय प्रदेश है वो अत्यधिक ठंडे होंगे और यहाँ की वनस्पति जो ग्रीष्म ऋतु जब आती है तभी विकसित होती है। और यहाँ केवल काई, लाइकेन जो प्रमुख वनस्पतियाँ पाई जाती है उनमें आ जाएगा काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ आ जाएगी। अल्पकालीन जो है ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है, तो इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। यहाँ के जो जानवर, कुछ एक जो वनस्पतियों, ये वनस्पति जो है कहाँ पाई जाती है? अब ये वनस्पति यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ये वनस्पतियाँ यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में पाई जाती हैं। यहाँ के जो जानवर होते हैं उनके जानवरों के शरीर जो है उनके ऊपर जो है मोटा फर और मोटी चमड़ी होती हैं। जो यहाँ के जानवर पाए जाएंगे, ध्रुवीय प्रदेशों के जो जानवर होंगे उनकी क्या विशेषता होंगी? ध्रुवीय प्रदेशों के जानवर मोटी फर व मोटी चमड़ी वाले जानवर पाए जाते हैं। और प्रमुख जानवरों की बात करेंगे
तो प्रमुख जानवर कौन कौन से होंगे? प्रमुख जानवरों में सील, वालरस, कस्तूरी, बेल, ध्रुवीय उल्लू, भालू और बर्फीली लोमड़ी, जो है वो पाए जाते हैं। यही तो थे ध्रुवीय प्रदेशों के बारे में। फिर आगे जैसे सलीमा की बात हो रही थी, तो सलीमा ने अपने पिता को अन्य क्षेत्रों के बारे में भी बताया। तो जिस हिसाब से मनुष्य की प्रगति होती गई, वैसे वैसे मनुष्य जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे वनों को काट करके, घास तलों को जो कम करके और वहाँ पर खेती का कार्य किया गया। अब आ जाते हैं आज का गृह कार्य। बंद कर दो। पहला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर 1, शंकुधारी वन, शंकुधारी वनों के प्रमुख वृक्ष कौन से? शंकुधारी वनों के प्रमुख वृक्ष कौन से? शंकुधारी जो वन है उनमें प्रमुख रूप से कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? चीड़ है, देवदार है, वो वृक्ष पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर आ जाएगा आपके 2, पूर्वी अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? घास के मैदान को क्या कहते हैं? पूर्वी जो अफ्रीका है उसके जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? तो सवाना जो वो कहा जाता है। प्रश्न नंबर आ जाएगा आपके 3। प्रश्न नंबर 3 में लिखेंगे कि ध्रुवीय प्रदेशों में कौन से जानवर पाए जाते हैं? ध्रुवीय प्रदेशों में प्रमुख कौन से वन्य प्राणी, वन्य जानवर पाए जाते हैं? ध्रुवीय प्रदेश एशिया है, आपके उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, इनमें प्रमुख जो ध्रुवीय प्रदेश आ जाएंगे उनमें प्रमुख कौन से जानवर पाए जाते हैं? सील, वालरस, भालू और बर्फीली लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। इसके बाद में लिखेंगे उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? तो प्रेयरी उनके घास के मैदानों को कहा जाता है। लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 आपका। प्रश्न नंबर 5 में लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया व मध्य एशिया, प्रश्न नंबर आ जाएगा 5, ऑस्ट्रेलिया व मध्य एशिया के घास स्थलों को किस नाम से जाना जाता है? घास स्थलों को किस नाम से जाना जाता है? ये था आज के लिए आपका होमवर्क। आज के लिए इतना ही।